हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 2018 में देने वाले हैं तो ये वीडियो आपको अंत तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से मैं आपके सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने वाला हूं और एक मजबूत रणनीति आपको बताऊंगा, जिससे कि बहुत अच्छे तरीके से अच्छी तैयारी करके आप यूपीएससी 2018 में अटैम्प्ट ले सकते हैं और अपने सिलेक्शन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। दरअसल पिछले कई समय से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो लगातार मेरे से सवाल पूछ रहे थे कि 2018 के लिए कहां से तैयारी शुरू करें, क्या करें, कहां से स्टार्ट करें जिससे कि अच्छी तैयारी हो जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये सारा वीडियो मैं बना रहा हूं और इसमें मैं आपके सारे कन्फ्यूज़न को दूर करूंगा, उन सारी समस्याओं को आपके सामने रखूंगा और उसका एक सॉल्यूशन बताऊंगा, जिससे कि आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं इन चीज़ों को आपको बताने से पहले आपको ये बता दूं कि आपके पास कितना समय बचा हुआ है। दरअसल आज 28 अप्रैल है और अगर अप्रैल को आप छोड़ दें तो आपके पास 1 मई से अगले 2018 तक के 31 मई तक टोटल 13 महीने हैं। यानी कि आपके पास टोटल 13 महीने हैं बचे हुए। और जैसा कि इस साल 18 जून को एग्ज़ाम है, तो हो सकता है अगला आने वाला जो साल है उस सब में भी जून या मई के लास्ट वीक इसी सब में एग्ज़ाम होने की संभावना है। हर बार जून या मई सब में ही एग्ज़ाम होगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका जो अगले साल का एग्ज़ाम है वो जून में ही है, तो आपके पास लास्ट 31 मई तक में टोटल 13 महीने शेष हैं। तो इन 13 महीने में आपको बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। दरअसल यदि आप अभी तक कुछ भी नहीं किए हैं, मान लीजिए, चूँकि आपको अगर 18 में एग्ज़ाम देना है तो इसका मतलब है कि अभी आप या तो कॉलेज जा रहे होंगे या कॉलेज का आपका अंतिम समय होगा, लास्ट आपका सेमेस्टर ईयर चल रहा होगा, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका होगा या फिर होने वाला होगा। तो कहीं न कहीं आप एक तरह से कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो आपको एक जो रणनीति होनी चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए मैं सारी चीज़ों का जिक्र करूंगा कि कौन सब किताब आपको पढ़ना है। तो देखिए, 13 महीने में आपको कवर क्या सब करना है। सबसे पहले तो आपको 4 पेपर जो जीएस का है वो कवर करना है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को कवर करना है जिसका 2 पेपर एग्जाम में होगा, और एक एसए पेपर को कवर करना है। यानी कि टोटल 7 पेपर को आपको मेंस के लिए कवर करना है। यहाँ पर प्रीलिम्स की चिंता आप करना छोड़ दें, क्योंकि जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो उसी क्रम में आपका प्रीलिम्स का तैयारी साथ ही साथ हो जाएगा, क्योंकि कोई दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। आप जब मेंस की तैयारी करते हैं तो प्रीलिम्स की तैयारी उसी के साथ हो जाती है। बस प्रीलिम्स के लिए जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो तो आप मेंस के क्रम में तैयार कर लेंगे, और कुछ थोड़ी बहुत फैक्चुअल जो चीज़ें हैं उसको आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करके उसको कर सकते हैं कवर साथ साथ। तो आपका जो सारा फोकस होना चाहिए वो मेंस पे होना चाहिए। और इंटरव्यू की भी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इतना ज्ञान अर्जित कर लेंगे मेंस की तैयारी के क्रम में, तो इंटरव्यू तो वो आपके पर्सनैलिटी को चेक करते हैं, तो आपका ज्ञान और आपकी पर्सनैलिटी दोनों मिलके आपके इंटरव्यू में कारगर साबित हो सकता है, तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। जो असली समस्या है वो मेंस है। तो यहाँ पर देखिए, आपके पास टोटल 13 महीने हैं। इन 13 महीने में आपको 4 पेपर जीएस के, एक ऑप्शनल को तैयार करना है और एक ऐसे पेपर को तैयार करना है। लेकिन इसके बाद एक इंग्लिश का कंपलसरी पेपर भी बचता है, जिसको आप अभी से थोड़ा थोड़ा ध्यान देके कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाती है सारे पेपर्स की, लेकिन इसके बावजूद अगर आप इंग्लिश का जो कंपलसरी पेपर होता है उसमें आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं या उसमें आप फेल हो जाते हैं, तो आपका कोई भी पेपर या कोई भी कॉपी चेक नहीं किया जाएगा। तो इस वजह से आपको इंग्लिश पे भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, लेकिन उसके लिए चिंता करने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी से थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। जैसे वोकैबुलरी वगैरह है या फिर ग्रामर वगैरह है, थोड़ा सा आप देखते चलें, और लास्ट के जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप अभी से ही प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। तो इन 13 महीनों में आपको 7 पेपर को फाइनली कवर करना है। लेकिन यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको इन 7 पेपर में से केवल 3 चीज़ों पर सही से ध्यान देना होगा। अगर आप इन 3 पेपर को सही से कवर कर लेते हैं तभी आप आश्वस्त हो सकते हैं कि आप यूपीएससी में फाइनली सेलेक्ट होंगे। और यदि ये 3 पेपर आपका सही से कवर नहीं हो पाया, तो जहाँ तक अभी तक का ट्रेंड है उस हिसाब से मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत अच्छे से आप कॉन्फिडेंट हो पाएंगे या बहुत अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। और वो 3 पेपर ये है कि आपको जो 4 और जीएस का पेपर है उसमें से जो 4th पेपर है एथिक्स का, इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा, क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट को इसी में अच्छा मार्क्स आ सकता है या आता है। इसके बाद एक एसए का पेपर और ऑप्शनल का, यानी कि एथिक्स का पेपर, 4th पेपर, एसए
और ऑप्शनल जो एक आपको रखना है जिसका 2 पेपर होगा। यदि आप इन 3 चीज़ों को अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आपको यूपीएससी के सिलेक्शन में काफ़ी समस्याएं आएंगी, आप अच्छा मार्क्स नहीं ला पाएंगे। और यदि इन 3 चीज़ों पे आप बहुत पैनी नज़र बनाकर रखते हैं और बहुत अच्छे से इसको कवर करते हैं, तभी आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को काउंटर कर पाएंगे। ऐसा मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो जीएस का जो सेकेंड पेपर है और थर्ड पेपर है, बहुत ज़्यादा वो करंट बेस्ड है, यानी कि वो करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उससे पूछता है। और करंट का कोई हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कोई कारगर ना तो कोई मैगजीन है ना कोई वेबसाइट है जो कि आपको हिंदी में अच्छा मटेरियल उपलब्ध करवाएगा। इंग्लिश वालों के लिए काफ़ी सही है क्योंकि बहुत सारा जितना भी अच्छा वेबसाइट है जैसे कि इनसाइट, आईएएस बाबा या इस तरह का कोई और, तो वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को हर दिन नए नए चीज़ों को अपडेट कर देता है और बहुत अच्छी खास करके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अच्छी सामग्री है वो लगातार उपलब्ध करवाता रहा है। लेकिन हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए कोई वेबसाइट नहीं है जो कि आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, और ना ही कोई ऐसा मैगजीन ही है जिसको आप आंख बंद करके उस पर भरोसा कर सकते हैं या फिर बहुत अच्छा मटेरियल वो उपलब्ध करवाता हो, ऐसा नहीं है। आपको अलग अलग स्रोतों का हेल्प लेना पड़ता है हिंदी मीडियम स्टूडेंट को। तो जिन भी पेपर में करंट का ज़्यादा यूज है आप वहाँ पे निश्चित रूप से अच्छा मार्क्स नहीं ला पाएंगे। ऐसा मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, पिछला जो लगातार रिजल्ट आ रहा है उसके एनालिसिस के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के हाथ में सिर्फ यही 3 पेपर है जहाँ पे आप बहुत अच्छा मार्क्स यदि लाते हैं तब आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को काउंटर कर सकते हैं या उससे बेटर मार्क्स ला सकते हैं। और यही एसे, ऑप्शनल और जो 4th पेपर एथिक्स का है। अब इसके अलावा जो फर्स्ट पेपर है जीएस का, जो फर्स्ट पेपर है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी और कल्चर है, तो ये भी स्टैटिक पोर्शन है, इसमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट को इसमें भी अच्छा मार्क्स आ रहा है और आने की संभावना है, क्योंकि जो मान लीजिए करंट का हिस्ट्री है तो उसमें करंट से बहुत ना के बराबर लिंकअप है, या फिर ज्योग्राफी है तो वो भी स्टैटिक पोर्शन है। कल्चर और सोसाइटी में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन बाकी और सारी जो क्वेश्चंस रहते हैं वो स्टैटिक पोर्शन ही है, तो वहाँ भी अच्छा मार्क्स आप ला सकते हैं। लेकिन अगर मैं फर्स्ट पेपर को 1% छोड़ भी दूँ तो जो बाकी जो 3 चीज़ मैं आपको बताया, ऑप्शनल का 2 पेपर, एथिक्स और एसे, ये इसमें आपको टोटल 4 पेपर हुआ और 250 मार्क्स का ये सारा एग्जाम होता है। तो इस तरह से टोटल 1000 मार्क्स हुआ, यानी कि 4 पेपर और 250 मार्क्स का हर पेपर, तो टोटल 1000 मार्क्स इसमें हुआ। अब मैं अगर आपको पिछले साल 2015 बैच में जो आईएएस टॉपर थी टीना डाबी, उनके मार्क्स का आपका एनालिसिस करूं, अभी 2016 का जो फाइनल रिजल्ट नहीं आया है और 2017 का तो अभी प्रीलिम्स होने ही वाला है, तो 2015 में अभी जो लास्ट टॉपर थी टीना डाबी, तो उनका जो मार्क्स था टोटल मेंस में, उनका टोटल मार्क्स 868 था, यानी कि राउंड फिगर में उनको 900 मार्क्स मैं मान के चलता हूँ। 1750 नंबर का मेंस होता है, यानी 7 पेपर सारा 250 मार्क्स का, तो टोटल 1750 मार्क्स का आपका मेंस हुआ। इस 1750 में उनको 900 मार्क्स आया, यानी कि ओवरऑल परसेंटेज लगभग 50% राउंड फिगर में हुआ। 50% वो मार्क्स लाई, और अगर उनके मार्क्स में इंटरव्यू का भी मार्क्स जोड़ दिया जाए तो टोटल 1063 मार्क्स, यानी 1063 मार्क्स उनको आया 2025 मार्क्स में, यानी जो इंटरव्यू सहित जो टोटल मार्क्स है वो 2025 मार्क्स है, उसमें से उनको 1063 मार्क्स आया। तो राउंड फिगर में 1100 मार्क्स वो लाई 2025 मार्क्स टोटल स्कोर में, तो ओवरऑल उनका 52% बना। तो आपका जो इंटरव्यू है वो मायने रखता है, लेकिन वो रैंक केवल निर्धारित करने तक मायने रखता है। आपका जो सिलेक्शन का आधार है वो मेंस का मार्क्स है, और मेंस में अगर आप को जो भी मार्क्स है उसमें रैंक आगे पीछे करने का क्षमता आपके इंटरव्यू का मार्क्स रखता है। तो इंटरव्यू से आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा उससे बहुत ज़्यादा फर्क आपका नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ आपके रैंक को ऊपर नीचे करने की योग्यता रखता है, क्षमता रखता है। तो ओवरऑल यदि कोई आदमी 50% मार्क्स ले आए तो वो टॉपर बन जाएगा। तो आप समझ लीजिए सिलेक्शन के लिए कितना मार्क्स चाहिए। अगर आप केवल 50% मार्क्स ले आते हैं तो आप टॉपर बन जाएंगे, और उस हिसाब से जो 4 पेपर जो आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के हाथ में है उसमें आप 1000 मार्क्स ला रहे हैं, यानी कि 1000 मार्क्स की अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं
और इसमें 50% नहीं, इसमें आप 60-70% तक आप अगर स्कोर करते हैं तो बाकी जो सेकेंड पेपर है जीएस का और थर्ड पेपर है, इसमें यदि आपको कुछ कम भी मार्क्स आता है तो उसको ये मेकअप कर देगा। तो मैं जो आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसके हिसाब से आपको इन 3 पेपर को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है। आपको अपना ऑप्शनल सबसे ज़्यादा मजबूत बनाना चाहिए, फोर्थ पेपर एथिक्स सबसे ज़्यादा मजबूत बनाना चाहिए और एसे को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना चाहिए। अगर आप इन 3 पेपर को, या टोटल 4 पेपर हुआ, इसको आप बहुत अच्छा बना लेते हैं तो 1000 मार्क्स का आप एक तरह से मास्टर बन जाएंगे और ये आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो जैसे जैसे जिस पेपर का जैसा इम्पोर्टेंस होना चाहिए, मैं आपको उसी आधार से उसी तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप ये जान लें कि सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का रोल है, अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि पैटर्न चेंज वगैरह नहीं होने वाला है, यानी कि हमेशा ये सुनने में हर साल आता रहता है कि ऑप्शनल शायद हट जाए, तो जब तक फाइनली नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक आप मान के चलें कि ऑप्शनल हटने वाला नहीं है, यानी कि ऑप्शनल अभी रहेगा। और ये अफवाह अभी है या सच्चाई है, ये तो भविष्य के घर में छुपा हुआ है, क्योंकि ये पिछले कई सालों से ये सब चर्चा होती रहती है जब भी नोटिफिकेशन आने वाला होता है। तो कम से कम 2018 में ये सब कुछ उम्मीद नहीं है कि होने वाला है। तो अगर आप 2018 में कुछ दे रहे हैं अटैम्प्ट, तो आप अपने दिमाग से ये सब चीज़ निकाल भी दें तो ज़्यादा बेहतर है। और बाय द वे मान लीजिए 1 साल 2 साल बाद हट भी जाता है तो कम से कम आप स्टेट पीसीएस तो आपको देना ही है, तो उसमें एक पेपर तो आपको तैयार रखना ही चाहिए। तो आप मान के चलें कि आपको ऑप्शनल की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है यदि आपको सेलेक्ट होना है। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस यहाँ पर है तो वो ऑप्शनल है। आपको सबसे ज़्यादा समय और सबसे ज़्यादा मेहनत फिलहाल अपने ऑप्शनल पर करना चाहिए। तो आपको मैं अब स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। देखिए, टोटल आपके पास 13 महीने समय है, तो इन 13 महीनों में आपको सबसे ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है अपने ऑप्शनल पर। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप अपना एक ऑप्शनल तैयार कर चुके होंगे। जो भी ऑप्शनल आपको लेना है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अभी तक ऑप्शनल सेलेक्ट कर लिए होंगे। और अगर अभी तक आप अपने ऑप्शनल को नहीं चुन पाए हैं तो जल्द से जल्द इस पर निर्णय ले लें। हालांकि आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के ही किसी एक सब्जेक्ट को आप अपने ऑप्शनल में रख लेते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप उसकी जानकारी आपको काफ़ी हद तक होगी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे स्टूडेंट चेंज कर देते हैं अपने इंटरेस्ट के आधार पर, क्योंकि ग्रेजुएशन के क्रम में मार्क्स को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और यूपीएससी में जब आप ऑप्शनल लेते हैं तो यहाँ पर आपकी जानकारी को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए या इंटरेस्ट को आप तवज्जो दे सकते हैं। तो जिस भी ऑप्शनल को, चाहे वो ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट रहा हो या ना रहा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चुन लेंगे अभी तक, यदि आप अगर सेलेक्ट नहीं किए हैं तो जो भी आपको ऑप्शनल चुनना है उस ऑप्शनल पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो शुरुआती जो 6 महीने हैं, यानी कि मई से लेके 1 मई से मैं मान के चल रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो 1 मई से लेके अक्टूबर तक का जो लास्ट अक्टूबर तक जो 6 महीने होते हैं, आप इस क्रम में अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को तैयार करने में दें। लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी का जीएस का पेपर है, आप उसको भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए साथ साथ, यानी कि शुरुआती जो 6 महीने हैं 1 मई से लेके लास्ट अक्टूबर तक, यानी कि मई से अक्टूबर तक का जो 6 महीने है, इसमें आपको अपना ऑप्शनल और एनसीईआरटी के सारे बुक्स को पढ़ने का आपको टारगेट लेना चाहिए। यानी कि आपको एनसीईआरटी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एनसीईआरटी के बुक्स में आपको एक ही बुक में मिल जाएगा। तो 6th से लेके 12th तक का जितना भी ये है, साइंस सिर्फ 10th तक का आपको पढ़ना है, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये 4 सेगमेंट कम से कम आपको 12th तक पढ़ना है, 6 से लेके 12 तक। तो आपको ये टारगेट लेना है कि शुरुआती जो 6 महीने हैं मई से लेके अक्टूबर तक का इसमें आपको अपना एक ऑप्शनल को बहुत अच्छे से कवर करना है और एनसीईआरटी का जो सारा बुक है उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अब एनसीईआरटी 6 से 12 तक इतना पतला पतला बुक है कि आप उसको एक एक सप्ताह में ख़त्म कर सकते हैं यदि सही तरीके से आप उस बैठ के पढ़ते हैं तो। इसलिए बहुत ज़्यादा मोटा किताब है नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, और बच्चों की तरह उसमें समझाया गया है, समझने में भी आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं उसको आपका सॉल्यूशन करूँगा। यदि आप कमेंट करके अपनी समस्याओं को पूछते हैं तो मैं निश्चित रूप से उससे संबंधित वीडियो ही बना दूंगा। बहुत ज़्यादा संभव हुआ तो मैं एक समरी भी दे दूंगा चैप्टर वाइज एनसीईआरटी का,
अगर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यदि ओल्ड एनसीईआरटी आप हिस्ट्री का पढ़ते हैं कम से कम तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सिर्फ हिस्ट्री का आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें और बाकी सारे सब्जेक्ट को जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसको पढ़ लें। तो फिर भी अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी अवेलेबल नहीं है तो आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ लें, उससे बहुत ज़्यादा उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक रेफरेंस बुक जब पढ़ेंगे ही तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। एनसीईआरटी सिर्फ उन पर्पज़ से पढ़ाया जाता है या रेकमेंड किया जाता है कि जिनका कोई लिंकिंग नहीं है। मान लीजिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कोई स्टूडेंट हैं, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का जो भी स्टूडेंट है अगर वो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री पढ़ने लगता है तो उनको काफ़ी समस्या होती है, अजीब तरह का लगता है। तो इसीलिए बेसिक बुक्स को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। या मान लीजिए कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, अगर उनको साइंस पढ़ाया जाए बहुत बड़े लेवल पे तो उनको परेशानी होगी, इसलिए उनको पहले एनसीईआरटी का जो बेसिक बुक्स है उनको कहा जाता है कि आप इनको पढ़ लें। लेकिन इसके बावजूद अगर मान लीजिए एनसीईआरटी किसी कारण से आप सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं या आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी अवेलेबल नहीं है तो आप न्यू पढ़ लें एनसीईआरटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको रेफरेंस बुक तो पढ़ना ही है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, चाहे वो न्यू रहे ओल्ड रहे, कोई भी आपके पास अवेलेबल है आप उसको पढ़ लें। तो शुरू का जो 6 महीने है उसमें आपको अपना ऑप्शनल कवर करना चाहिए और ऑप्शनल के साथ साथ अक्टूबर तक में आप अपने एनसीईआरटी को कवर कर लें पूरी तरह से। अगर संभव हुआ तो आप एक बार से अगर ज़्यादा पढ़ लेते हैं, कम से कम 2 बार अगर आप सारे एनसीईआरटी के बुक्स को पढ़ लेते हैं और शॉर्ट समरी तैयार कर लेते हैं, यानी कि अगर नोट्स तैयार करते जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के ये हुआ कि शुरुआती 6 महीने में आपको अपना ऑप्शनल कवर करना है और सारे एनसीईआरटी को पढ़ना है। इससे आपका एक ऑप्शनल बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और जो जीएस की बेसिक्स हैं या जीएस की जो छोटी छोटी बातें हैं उनको आप समझ जाएंगे, क्योंकि जो एनसीईआरटी के क्रम में आप हर चीज़ समझ जाएंगे। और बाद का जो 7 महीने है उस 7 महीने में आपको रेफरेंस बुक पढ़ना है, यानी कि हर सब्जेक्ट का अपने बुक वाले लिस्ट में बहुत सारा मैं बुक का नाम आपको बताया था। तो जिस भी सब्जेक्ट का जो बुक मैं आपको रेकमेंड किया था इससे पहले वाले वीडियोस में, तो आप उस वीडियो को देख के उस बुक को आपको पढ़ना चाहिए लास्ट के 7 महीने में। तो मान के आप ये चलिए कि इस लास्ट का जो 3 महीने, मान लीजिए कि जून में आपका प्रीलिम्स होगा, तो मार्च अप्रैल मई, या मार्च को अगर आप छोड़ देते हैं तो अप्रैल मई जून, अप्रैल के बाद 2018 का जो अप्रैल मई जून, ये जो 3 महीने हैं, इस 3 महीने में आप कुछ भी पढ़ नहीं पाएंगे प्रीलिम्स के अलावा। क्योंकि अगर आप यूपीएससी को फाइनली प्रीलिम्स को क्रैक करना है तो कम से कम 3 महीने आपको सही तरीके से सिर्फ प्रीलिम्स को देना चाहिए, और अभी से आप जो भी समय दे रहे हैं उसमें आपको फाइनली मेंस को कवर करना चाहिए। यानी कि जितना भी रेफरेंस बुक है आपको कोशिश करनी है कि इस स्पीड से पढ़ा जाए कि हर रेफरेंस बुक को आप लास्ट के 7 महीने में 3 महीने लास्ट का छोड़ के कवर कर लें, और अगर वो कवर नहीं हो पाया तो लास्ट के 3 महीने में फिर आपको कवर तो करना ही है। यानी कि जितना भी रेफरेंस बुक है उसको आपको लास्ट के 7 महीने में कवर करना है। तो शुरुआती 6 महीने में आपको ऑप्शनल और एनसीईआरटी हो गया, और लास्ट के 7 महीने में सारा रेफरेंस बुक हो गया। जैसे कि मैं आपको बताया था, जैसे हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना है, ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन का जो बुक है वो पढ़ना है, पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत का पढ़ना है और इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह का पढ़ना है। इसी तरह से जो और भी सब्जेक्ट है उसको आपको पढ़ना है। तो आपको यही मोटा मोटी मान के चलना चाहिए कि लास्ट के 7 महीने में आपको इन्हीं सारे बुक्स को पढ़ना है, और लास्ट के समय में आपको सारा रिवीजन भी करना है। तो प्रीलिम्स से पहले आप इस तरीके से काम करें कि रिवीजन का भी समय आपको मिल जाए। देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इस चीज़ों को आप अपने दिमाग में सेट कर लें कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो आर्ट्स ओरिएंटेड है, यानी कि ये जो एग्ज़ाम होता है ना इसमें साइंस की भूमिका बहुत कम है। अगर आप, हालांकि साइंस जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा इसका तवज्जो नहीं मिलता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का तवज्जो यहाँ पे दिया जाता है। तो साइंस टेक्नोलॉजी में जो भी चीज़ है यहाँ पर उसको ज़्यादा महत्व मिलता है, और साइंस का जो मेन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है उसका महत्व थोड़ा कम है। तो आपको अपना स्ट्रेटजी भी इसी तरीके से बनाना चाहिए जिससे कि आप जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या सोसाइटी वाला सेगमेंट है आप इसको ज़्यादा अच्छे से कवर कर सकें। जो एसे है इस एसे को आपको उसके साथ साथ ही कवर करना पड़ेगा। अभी से आप ऐसे करने की ज़रूरत आपको नहीं भी है तो चलेगा, अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लास्ट का जो 7 महीने है आपको कोशिश करनी है कि उसमें आपको अपना ऐसे भी आप कवर करते चलें। ऐसे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दृष्टि पब्लिकेशन का जो ऐसे का बुक है आप उसको खरीद लें, उसमें बहुत अच्छे से स्ट्रेटजी बताया गया है शुरुआती 20, 25, 30 पन्ने में कि आप कैसे एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं।
तो आप ऐसे लिखने का तरीका भी जान जाएंगे, और उस ऐसे उसमें बहुत सारा मॉडल ऐसे दिया हुआ है, तो उस ऐसे में से ही आप उसको पढ़ पढ़ के एक एक ऐसे कम से कम हर वीक लिखने की कोशिश करें। तो सात लास्ट का जो 7 महीने है, यानी कि अक्टूबर के बाद आप हर सप्ताह कम से कम 1 या 2 ऐसे रेगुलर लिखें, तो आपका ऐसे तैयार होता चला जाएगा। तो शुरुआती 6 महीने में आपको अपना ऑप्शनल और एनसीईआरटी का सारा बुक्स कवर करना है, और लास्ट के 7 महीने में सारे रेफरेंस बुक को कवर करना है, और साथ साथ ऐसे को कवर करना है। लेकिन इसके बाद एक चीज़ बचा हुआ है, करंट अफेयर्स। आपको पता है कि करंट से अच्छा खासा क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है, तो आप करंट के लिए बाद पे डिपेंड आपको नहीं रहना चाहिए। करंट मतलब करंट, यानी कि अभी से आपको उसको तैयार ही करना शुरू कर देना चाहिए। तो 1 मई से आप मान के चल रहे हैं कि आपकी जो तैयारी है वो शुरू हो रही है 2018 के लिए, और जून में यदि आपका एग्ज़ाम है तो आपको मई से मई का करंट की आपको ज़रूरत होगी। और ये बहुत अच्छा समय है जब आप बिना किसी बोझ के अपने करंट को भी तैयार कर सकते हैं। यदि आप मई को मान लीजिए बिना करंट तैयार किए बर्बाद कर दीजिएगा, तो फिर जुलाई में, मई, अगस्त में या उसके बाद आने वाले समय में फिर और ज़्यादा आप पे बर्डन बढ़ता चला जाएगा, और पिछला कवर आप कर नहीं पाएंगे, अगला कवर करने की ज़रूरत पड़ती रहेगी आपको। तो बेहतर यही हो कि अब 1 मई से ही आपको मई से जून तक का करंट की आवश्यकता होगी 2018 में। 2018 के जून में एग्ज़ाम है, तो पेपर पहले तैयार हो जाता है, तो मई तक का, 2018 के मई तक का जो करंट है उससे क्वेश्चन आना है, और 1 साल का करंट आपको पूछा जाएगा। तो 2017 के मई से 2018 के मई तक का ही करंट आपको पढ़ना है 2018 में, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इस वजह से 1 मई से लेके जितना भी करंट हो मतलब जो भी घटनाक्रम हो रही है, चाहे मैगजीन, आप जो भी मैगजीन पढ़ रहे हैं उस मैगजीन के हर करंट को तैयार करते चलें। अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसके सारे करंट अफेयर्स को, या जितनी भी घटनाएं हो रही है, जो भी मुद्दा आ रहा है उसको आप कवर करते चलें। न्यूज़पेपर के भी चीज़ों को आप, एक हो सकता है अगर शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं तो वो और भी ज़्यादा बेहतर है। मैं रेगुलर ऑल इंडिया रेडियो पर जो डिबेट हो रहा है उसको भी मैं अपलोड करता हूँ, और उस ऑल इंडिया रेडियो के डिबेट को आप कतई इग्नोर न करें। इसी इग्नोरेंस की एक बहुत बड़ी वजह है कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आप ये बात जान लें कि जो एस्पिरेंट्स इंग्लिश मीडियम के कोचिंग में पढ़ाई करते हैं, उनको ये फोर्सफुली कहा जाता है कि इंग्लिश में जितना भी डिबेट होता है आप उसको सुने। जैसे कि बिग पिक्चर जो लोकसभा टीवी पे या राज्यसभा टीवी पे जितना भी इंग्लिश में कोई डिबेट आता है रेगुलर हर कोई सुनता है, और ऑल इंडिया रेडियो पर इंग्लिश में जो भी कार्यक्रम होता है उसको भी हर कोई सुनता है। आप सुन के अगर 4 विशेषज्ञ कोई कुछ बोल रहा है जो अपने अपने फील्ड में महारथी है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, अगर आप उनके पक्ष को सुनते हैं तभी आप हर एंगल से किसी चीज़ को सोच पाने की क्षमता आपकी विकसित होगी। यदि आप मान लीजिए कि एडिटोरियल पढ़ते हैं तो एक पक्षीय वो है, क्योंकि जो उस एडिटोरियल को न्यूज़पेपर में लिख रहा है वो अपने एंगल से सोचा। जब तक आप उसको काउंटर करने वाला दूसरा पक्ष नहीं सुनते हैं तब तक आप एक संतुलित सोच आप में विकसित नहीं हो पाएगी। तो एडिटोरियल ही अगर आप पढ़ रहे हैं तो यदि अगर किसी मुद्दे पे एक पक्ष उसको सही बता रहा है तो दूसरा पक्ष जो उसको गलत मानता है उसकी क्या राय है, वो किस तर्क के आधार पर उसको गलत बता रहा है, उसको भी सुनने की आपको ज़रूरत है। लेकिन न्यूज़पेपर का ड्रॉबैक बस यही है कि वो इस तरीके का हर बार एक कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है। हो सकता है कि एक पक्षीय एक बातें अगर दी गई है तो उसको काउंटर करने के लिए दूसरे पक्ष की राय उस मुद्दे से संबंधित चीज़ों को नहीं छाप पाता है न्यूज़पेपर। तो इस वजह से जो रेडियो का डिबेट है या टीवी का जो डिबेट है वो सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ हर एक ही जगह पे दोनों पक्ष का जो विशेषज्ञ है वो मौजूद रहते हैं, और किसी मुद्दे पर डिस्कशन हो रहा है तो सिर्फ 10 मिनट, 15 मिनट या आधे घंटे, मैक्सिमम 1 घंटे में आप बहुत सारी ऐसी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जो शायद आप 2-3 मैगजीन पढ़ के भी ना प्राप्त कर पाएँ। और रेगुलर डिबेट जो भी होता है वो किसी न किसी बड़े मुद्दे से संबंधित ही होता है, जो समसामयिक घटनाएं घट रही है, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल आपका निभाएगा तैयारी में। तो कोशिश करें कि आप नियमित रूप से ऑल इंडिया रेडियो का जो मैं वीडियो अपलोड करता हूं उसको आप सुने। अगर आप खुद से रेडियो सुनते हैं तो उसको सुने। अगर आपके पास
कोई और स्रोत है, जिससे कोई डिबेट आप सुन सकते हैं, तो हर स्रोत का आप इस्तेमाल करें, लेकिन डिबेट वगैरह जरूर सुनें। इसके अलावा कोई एक अच्छी मैगजीन पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, और करंट पे पैनी नज़र रखें। तो करंट को तैयार रखने के लिए आपको बाद के भरोसे नहीं रहना है, अभी से करंट तैयार करते जाना है। यानी कि 1 मई से लास्ट मई 2018 तक का आपको करंट तैयार करना है, और अभी ही वो सही समय है जब आप स्टार्ट आपको करना चाहिए, नहीं तो बोझ बढ़ता चला जाएगा। और करंट के बोझ को कम करने के चक्कर में आप अपने जीएस को भी खराब करेंगे, क्योंकि आपको नहीं भूलना चाहिए कि बाद में आपको अपना सीसेट भी कवर करना है। सीसेट बिना क्वालिफाई किए आप यूपीएससी प्रीलिम्स ही नहीं निकाल पाएंगे। तो जीएस जितना जल्दी और जितने मजबूती के साथ अभी से आप तैयार करेंगे, उतना ही अच्छे तरीके से आप बाद में अपने सीसेट पर भी समय दे सकते हैं। तो सीसेट पे बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ वो क्वालिफाई आपको करना है, लेकिन उसको इग्नोर करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वालिफाई ही नहीं हो पाएंगे तो फिर समस्या होगी। देखिए, इसके अलावा कुछ ऐसा भी पोर्शन है जो सिर्फ मेंस में पूछा जाता है, यानी कि कुछ ऐसा टॉपिक्स है जो प्रीलिम्स का हिस्सा नहीं है, सिर्फ वो मेंस का हिस्सा है। जैसे मान लीजिए वर्ल्ड हिस्ट्री है, या डिजास्टर मैनेजमेंट है, या इसी तरह से मान लीजिए इंटरनल सिक्योरिटी है। तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि कौन सा पोर्शन सिर्फ मेंस का है और कौन सा पोर्शन सिर्फ प्रीलिम्स का है, या फिर कौन सा प्रीलिम्स और मेंस दोनों में है और कौन सिर्फ मेंस में है। तो आपको जो मैं 3 नाम बताया, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सिर्फ मेंस का है। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि ये सब टॉपिक्स को सिर्फ 1 या 2 बार आप पहले ही पढ़ लें और उसको बंद कर दें, क्योंकि जब प्रीलिम्स आपका 2018 में नज़दीक आएगा, मान लीजिए जून में अगर आपका प्रीलिम्स होगा, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सब जो समय बीतेगा उसमें सिर्फ मेंस वाले टॉपिक को पढ़ना नुकसानदायक होगा, क्योंकि मेंस आप पढ़ेंगे लेकिन आपके दिमाग में आपको चिंता सताएगी कि प्रीलिम्स की ही तैयारी नहीं हो पा रही है। तो उस समय ऐसे चीज़ों को आपको पढ़ना चाहिए जो दोनों में कॉमन हो। अगर आप मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या ज्योग्राफी का रिविजन कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं प्रीलिम्स में तो वो काम आएगा ही डायरेक्टली, और इसके साथ साथ मेंस में भी हो जाएगा। लेकिन प्रीलिम्स के बाद भी आपको 4 महीने बचेगा। उस 4 महीने में आप वो सेगमेंट को तैयार करें जो कि आप पहले ही 1-2 बार पढ़े हुए हैं, यानी कि जो सिर्फ मेंस का टॉपिक है उसको आप रिवीजन कर सकते हैं। पीटी के बाद 2018 में जो पीटी होगा उसके बाद आप सिर्फ उस टॉपिक को रिवीजन करें जो कि आपको सिर्फ मेंस में काम आना है, और उससे पहले आपको उन सारी चीज़ों को पढ़ना है जो पीटी और मेंस दोनों में है। यानी कि पीटी जब 2018 में आप दे रहे होंगे तो उससे ठीक 3-4 महीने पहले उन चीज़ों को पढ़ें जो पीटी में भी काम आ जाएगा, मेंस में भी काम आ जाएगा। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये पीटी में भी है और मेंस में भी है। तो आप जनवरी या मार्च, फरवरी, मार्च सब के बाद अगर ये सब सेगमेंट शुरू करते हैं रिविजन, तो पीटी में आपको डायरेक्टली ये काम आ जाएगा, और पीटी के जस्ट बाद जब 4 महीने आपको मेंस से पहले मिलेगा तो उसमें आपको फिर से रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं मिले पड़ेगी, और आप उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पहले से ही कवर कर रखे हैं। तो आप अपने दूसरे सेगमेंट को शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एथिक्स है, तो वो सिर्फ मेंस में है, तो आप एथिक्स पर ध्यान दे सकते हैं। जैसे ऐसे है, तो ऐसे सिर्फ मेंस में है, आप अपने ऐसे को सही कर सकते हैं, या अभी जो मैं सेगमेंट आपको बताया, इन सारी चीज़ों को आप प्रीलिम्स के बाद करें। देखिए, इसके अलावा कुछ और भी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जितना भी आप अभी से पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज़ों का, एक एक पेपर का आपको नोट्स निश्चित रूप से बनाना चाहिए। हर पेपर का नोट्स बनाते चलें। बेशक आप टॉपिक का नाम ही लिखें, अगर आप डिटेल में डिटेल में नहीं बना सकते हैं नोट्स, थोड़ा सा ही बनाएं, बहुत शॉर्ट में ही लिखें, लेकिन नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि नोट्स अगर आप नहीं बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको बाद में रिवीजन करने का कोई सोर्स नहीं मिलेगा। पूरे के पूरे किताब को आप रिवीजन नहीं कर सकते हैं। आपको नोट्स अगर रहेगा तभी आप लास्ट टाइम में रिवीजन कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को याद रख सकते हैं जो कि असंभव है लास्ट टाइम में रिवीजन कर पाना। और यदि आप यूपीएससी से पहले रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप उसको टैकल नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश हो कि आप निश्चित रूप से नोट्स बनाते चलें, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात कि सिलेबस को आप हमेशा अपने आँखों के सामने रखें, यानी सिलेबस की आपको जानकारी होनी चाहिए कि सिलेबस में क्या है। इससे आप भटकाव से बचेंगे। बेशक हो सकता है सिलेबस अभी आपके समझ में ना आए, लेकिन सिलेबस जब आप बुक पढ़ेंगे तो उस क्रम में वो सिलेबस जब आपसे टकराएगा बुक के टॉपिक से, तब आपके दिमाग में आता चला जाएगा कि हाँ, ये सब चीज़ों को पढ़ना है और इन चीज़ों को छोड़ देना है। तो दूसरी बात कि आपको सिलेबस हमेशा अपने पास रखना है और उसको बीच बीच में पढ़ते रहना है। सिलेबस की आपको जानकारी रहनी चाहिए।
तीसरी बात कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस वगैरह पूछा गया है उसको आप निश्चित रूप से नियमित रूप से देखें। जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप उसको ज़रूर देखें, ताकि आपको एक आइडिया मिलेगा। बिल्कुल ये संभव है कि आपकी समझ में ना आए, हो सकता है क्वेश्चन एकदम आपके दिमाग से ऊपर निकल जाए कि ये क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन समझ में आना शुरू हो जाएगा। जब आप धीरे धीरे अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो सारी चीज़ें आप समझने लगेंगे। इस वजह से आप क्वेश्चन जरूर देखें। क्वेश्चन रेगुलर देखने से ही आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। बेशक समझ में आए ना आए, लेकिन क्वेश्चन आप नियमित रूप से देखें, खास करके मेंस का क्वेश्चन। जितना भी प्रीवियस ईयर में, जैसे कि अब इस साल मेंस हुआ है, आप इसके क्वेश्चन को देखें। इससे पिछले साल हुआ था उसको आप देखें, इससे बहुत अच्छे से आपको आइडिया मिलेगा। तो तीसरी बात ये थी कि आपको प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चंस वगैरह पूछा गया है उसको आप देखते रहें। 2018 की स्ट्रेटजी वाला ये आखिरी वीडियो नहीं है, इसके बाद भी बहुत सारा ऐसा वीडियो आता रहेगा। मैं बहुत सारा ऐसा वीडियो बनाता रहूँगा जो आपको एक भटकाव से बचाएगा। यानी कि ये जो वीडियो बन रहा है ये अंतिम वीडियो नहीं है, इसको आप अंतिम ना समझें। इसके बाद बहुत ऐसा वीडियो आएगा जो आपको गाइड करता रहेगा। तो वही है कि अभी अब जो भी आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समय के साथ जो भी समस्याएं आती जाएगी मैं उसको बताता जाऊंगा, उससे संबंधित वीडियोस बनाता रहूंगा। अभी खास करके प्रीलिम्स है इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हूं, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई समस्या आती है तो मैं उससे संबंधित वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। इसके अलावा जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको मैं एक और सलाह देना चाहूँगा कि आप सब एक साथ एक समय पे एक ही चीज़ों को शुरू करें। मतलब ये कि जैसे कि अभी आप ऑप्शनल आपको पढ़ना है 1 मई से लेके 31 अक्टूबर तक का जो समय है, इसमें आपको अपना ऑप्शनल कवर करना है। तो जो भी ऑप्शनल लिए हैं उसको आप एक साथ शुरू करें, और साथ साथ आपको एनसीईआरटी का बुक्स भी पढ़ना है। तो सारे एनसीईआरटी के बुक्स को अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो हर कोई एक साथ हिस्ट्री ही पढ़ें। ज्योग्राफी जब शुरू करने का टाइम आएगा तो ज्योग्राफी ही शुरू करें। इससे आसानी होगी आपको और मेरे को भी कि मान लीजिए कोई समस्या आती है आपको, या कभी कोई वीडियोज ही बनाना पड़ जाए, तो मैं जो भी या मेरे को मान लीजिए कभी क्वेश्चन ही पूछना पड़े आपसे, या मैं कोई चीज़ आपको लिखने ही दूं मेंस का या प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हर किसी का एक साथ यदि वो टॉपिक कवर रहेगा, एक साथ हर कोई यदि वो चीज़ों को ख़त्म कर चुके होंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है, कोई ज्योग्राफी पढ़ रहा है, कोई पॉलिटी पढ़ रहा है, तो इससे एक अनियंत्रण वाली स्थिति हो जाएगी। मैं कुछ भी आपको दूंगा और किसी का कंप्लीट ही नहीं है, तो वो हो सकता है उसका लाभ ना उठा पाए। तो बेहतर ये होगा कि हर कोई एक साथ एक ही चीज़ों को शुरू करें, तो इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। यानी कि 1 मई से आपको अपना मेंस का ऑप्शनल शुरू करना है 2018 को टारगेट करके। तो हर कोई एक साथ अपना अपना सब्जेक्ट का ऑप्शनल शुरू करें, और इसके अलावा जो ज्योग्राफी का एनसीईआरटी है उसको शुरू करें। आगे आने वाले वीडियोस के साथ मैं आपसे बात करता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा कि अब क्या शुरू करना है। लेकिन हर कोई एक साथ ज्योग्राफी 1 मई से शुरू करें, ताकि जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, चाहे मेंस का हो या प्रीलिम्स का हो, तो आप उसको बताने की स्थिति में रहें। अगर आपका कंप्लीट रहेगा तभी आप बता पाएंगे। और जब हर किसी का अलग अलग सेगमेंट चल रहा होगा तो उसमें फिर समस्या होगी। किसी का कुछ रहेगा, किसी का कुछ, किसी का हिस्ट्री पूरा नहीं हुआ है, किसी का ज्योग्राफी पूरा नहीं हुआ है, तो मेरे को भी समस्या होगी और आप लोगों को भी समस्या होगी। इस वजह से अगर स्टार्ट करना है तो हर कोई एक ही सब्जेक्ट स्टार्ट करें, और वो सब्जेक्ट मैं अभी बता दे रहा हूँ कि आपको ज्योग्राफी स्टार्ट करना है 1 मई से एनसीईआरटी का। अब यहाँ पर ये ना पूछें कि ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी, जिसको जो अवेलेबल है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी, न्यू एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए तो न्यू एनसीईआरटी शुरू करें। केवल हिस्ट्री ही ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है आपको, ज्योग्राफी नहीं। और इसके बाद देखिए कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि जहाँ तक करंट अफेयर्स का सवाल है तो उसमें या बुक है तो उसमें समस्या ये हो जाती है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के साथ कि या तो अवेलेबल ही नहीं है, बहुत अच्छा जो भी वेबसाइट है उसका इंग्लिश हिंदी में वो अवेलेबल ही नहीं है वो सामग्री, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पर थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है। या यदि वो अवेलेबल भी रहता है तो वो ट्रांसलेटेड रहता है। ट्रांसलेटेड मतलब कि वो हूबहू गूगल ट्रांसलेटर से या किसी के द्वारा ट्रांसलेट करवा के भी ट्रांसलेट करवा दिया जाता है, जिससे वो जो मूल भावना होती है वो एक तरह से गायब हो जाती है। यानी कि जब इंग्लिश में कोई राइटर किसी बुक को लिखता है तो वो काफ़ी आसान लैंग्वेज में और सधे हुए लैंग्वेज में लिखता है, लेकिन ट्रांसलेट कर देने के बाद उसकी जो भावना है वो ही गायब हो जाती है, यानी वो क्लिष्ट बन जाता है, उसकी जो क्लिष्टता है वो बढ़ जाती है।
तो इसका एक विकल्प इसके लिए आपको रखना होगा। जैसे कि अगर आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, जो करंट आपको तैयार करना है वो दो सामग्री से तैयार करना है करंट। एक तो आप विजन आईएएस का जो वेबसाइट है उस पर आप फ्री में पीडीएफ फाइल वहाँ पे है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको मार्केट में प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, वो करंट सेगमेंट है। तो विजन आईएएस का जो करंट है आप उससे करंट तैयार करें। इसके अलावा करंट के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि आपको तैयार करना पड़ेगा। तो दृष्टि का जो मैगजीन है, दृष्टि का मैगजीन मार्केट में अवेलेबल है, तो उस दृष्टि मैगजीन के पीछे करंट को छोड़ के जितना भी चीज़ दिया हुआ है उसको आप कवर करें। जैसे कि उसमें एक समसामयिकी वाला पोर्शन है, एक प्रश्नोत्तरी वाला पोर्शन है, जिसमें जितना भी मेंस बेस्ड क्वेश्चन है या करंट से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें उस क्वेश्चन का एक मॉडल फॉर्मेट दिया हुआ है, तो आप उसको रेगुलर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि इंटरव्यू वाला सेगमेंट है, तो ये सब सेगमेंट आपको पढ़ना चाहिए। और करंट आप उसका छोड़ भी सकते हैं, यानी करंट के लिए आप विजन के करंट को पढ़ें, और जो इंटरव्यू वाला सेगमेंट है या फिर बाकी और सब ऐसे इंटरव्यू और जितना भी सेगमेंट है वो आप दृष्टि आईएएस के मैगजीन से कवर करें। तो इससे जो एक खालीपन है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम उसको भरा जा सकता है, और 2018 के लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहा होगा, काफ़ी आपको इससे मदद मिलेगी। आने वाले समय में मैं इससे संबंधित बहुत सारा वीडियोस बनाता रहूँगा। 2018 के लिए आपको कैसे अच्छे से प्रिपेयर करवाया जाए इससे संबंधित और भी सारी चीज़ों को मैं बनाऊँगा। आपका टेस्ट लूँगा, आपका जो क्वेश्चन है वो मैं आपको लिखने दूंगा। लेकिन जो फिलहाल स्ट्रेटजी मैं बताया हूँ कि शुरुआती 6 महीने में आपको अपना ऑप्शनल कवर करना है और साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ते जाना है, और बाद के 7 महीने में जो रेफरेंस बुक है उसको और एस है, इस दोनों को कवर करना है। लास्ट के 3 महीने में केवल और केवल प्रीलिम्स को फोकस करके पढ़ना है, और सीसेट को कवर अभी से भी करते जाना है, और इंग्लिश को भी अभी से थोड़ा थोड़ा आप कवर करते चलें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।